We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बृजलाल जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। कांग्रेस नेता जयराम रमेश जी ने कहा है कि भारत जो है वो ईरान और इजराइल युद्ध पर इतनी कमजोरी क्यों दिखा रहा है। भारत कमज़ोर नहीं है, मजबूत है। जयराम रमेश जी के उनकी पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जो हम लोग 7 टीमें गई थीं, मैं था जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। तो वहाँ पर हमारे माननीय सलमान खुर्शीद साहब थे, CPIM के जान बिट्टास थे, अभिषेक बनर्जी थे TMC के, जनता दल यूनाइटेड के संजय झा साहब हमारे ग्रुप लीडर थे। और जहाँ जहाँ गए, और खाली हम ही नहीं, जितनी देश में गई उसमें ये ऑल पार्टी डेलीगेशन होता था। वहाँ हम यही कहते थे, हम डेमोक्रेसी हैं, मुद्दों पर लड़ते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम एक हैं। इसलिए उसी समय जापान में हम 4th लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बने। जयराम रमेश जी को मालूम होना चाहिए, जब उनकी सरकार थी 11 में मोदी जी को हैंड ओवर किया गया, 11वीं थे, और आज 11 साल में हम 4थी बन गए, 2 साल बाद हम 3री बन जाएंगे। तो ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ईरान भी हमारा मित्र है, इजराइल भी हमारा मित्र है, और जब 2 मित्र लड़ते हैं तो हम किसी एक मित्र की तरफ से तलवार लेकर नहीं खड़े हो सकते। ये नियम है, ये सभी का है। इसीलिए भारत का रहा है शांति बनाने का। हम दोनों के संपर्क में हैं, और अभी मैं गवर्नमेंट का व्यू देख रहा था कि हम वहाँ प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन भी किया ईरान के उसमें, और यहाँ हम कहते हैं शांति, वार्ता के टेबल पर आइए, युद्ध आज का समय नहीं है। और यही चीज़ स्टैंड यूक्रेन रशिया वार में लिया था। लेकिन जयराम रमेश जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो उन्हें कुछ मुद्दा चाहिए, और ख़ासकर तुष्टीकरण की राजनीति जिसने कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, अपने को बर्बाद कर लिया। तुष्टीकरण की ऐसी राजनीति किया इन्होंने कि इन्होंने कह दिया राम जन्मभूमि, राम का अस्तित्व ही नहीं है, आज तक वहाँ नहीं गए राम जन्मभूमि इसमें। तो ये जो है एक हिंदू विरोधी इनका वो हुआ, और विकास हुआ नहीं, गरीबी बढ़ती गई। और अभी पिछला इलेक्शन हुआ, फर्जी नैरेटिव, संविधान बदल देंगे, अभी 25 को आ रहा है इमरजेंसी, बखिया उधेड़ कर रख दिया जाएगा पूरे देश में। जयराम रमेश ने, सोनिया गांधी ने भी लिखा आर्टिकल, उसमें कहा कि जो फिलिस्तीन है वो भी भारत का दोस्त रहा है। इस पर भी भारत सरकार क्यों चुप है। फिलिस्तीन दोस्त है, दोस्त रहेगा। इजराइल दोस्त है, दोस्त रहेगा। वही फार्मूला लागू होता है जब दोस्तों के बीच में हम बात करते हैं, आपस में वार्ता की, शांति करने के। हम किसी एक तरफ से पार्टी बनना ये ना उनके हित में है और ना हमारे हित में है। अगर ये हो गया तो एक से दोस्ती हमारी ख़त्म हो जाएगी। अरे हमारा तो बीच बचाव का रास्ता निकालना वो भारत कर रही है। सर, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में आप लोगों ने घूम करके पोल खोला। मुनीर को जब अमेरिका बुलाया गया, ट्रंप ने बुलाया, उनको भोजन पर आमंत्रित किया, तो हुआ कि भारत सरकार की विदेश नीति फेल हो गई। अब अमेरिका ने उनके एयर स्पेस को यूज कर लिया ईरान के खिलाफ। तो क्या माना जाए कि लेने के देने पड़ गए उनको, या क्या है? बिल्कुल, जब उनको बुलाया गया तो उससे बड़ी भद्दगी क्या हो सकती कि आर्मी चीफ को बुलाओ और वहाँ का प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से कोई मतलब नहीं। ये इससे मैसेज गया कि वहाँ आर्मी चलाती है, जो सही बात है, लेकिन अमेरिका ने बुला करके सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान में केवल फ़ौज चलाती है, उनकी दुर्दशा का कारण ही फ़ौज है। और अब चूँकि एयर स्पेस इस्तेमाल हुआ, तो ये जो इनका तो पड़ोसी मुल्क है, ये कहते हैं मेरा पास एटॉमिक बम है, इस्लामिक बम है। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। और आज जो हम लोग कहते हैं ये टेररिस्ट कंट्री है, ग्रे लिस्ट में होना चाहिए, हमने ही कहा। तो आज पाकिस्तान का देखो, एक अपने स्टैंड पर कायम रहो। और ये तो एक प्रोटोकॉल भी नहीं होता कि जनरल साहब जाएं, इनको कहना चाहिए इन्विटेशन कि नहीं साहब हम टीम में शामिल हो सकते, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जाएगा, राष्ट्रपति जाएगा, डेमोक्रेसी का संदेश। तो आज जो शीशा लेदर पाकिस्तान की हुई है, वो आज पूरे दुनिया में दुनिया देख रही है। सर, एक अंतिम सवाल, कल आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है लॉ एंड जस्टिस की, क्या मुद्दे और एजेंडे हैं सर? ये है मोटा मोटा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। इसमें हम लोगों का ये है कि हम उस पर बात करेंगे और ये कहेंगे जुडिशरी में क्या चीज़ चेंजेज होना चाहिए, किस तरह से बेटर वो सेवा कर सकें, उस मुद्दे पर चर्चा होगी। जैसे कुछ चीज़ें हम लोगों ने तो ये जो भारतीय न्याय संहिता थी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता थी, एविडेंस एक्ट था, उसमें हम लोगों ने काफ़ी परिवर्तन कर दिया। जैसे जो केसेस चलते हैं, इसमें हम लोगों ने कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन हो गया, मैं तो पुलिस अफसर रहा हूँ,
चार्जशीट हमने लगा दिया, पता चला बरसों बरसों पड़ी है। बिहार के माफिया, यूपी के माफिया, कहीं माफिया, वो कभी उस पर चार्ज फ्रेम ही नहीं होता था। अब बीएनएस में हमने कर दिया कि अगर पुलिस ने चार्जशीट लगा दिया तो आपको 120 दिन में संज्ञान लेना पड़ेगा, चार्ज फ्रेम करना कानूनन हो गया। इसके अलावा पहले होता था तारीख पर तारीख, एक फिल्मी डायलॉग भी है, और इसमें क्या किया, डिफेंस लॉयर हो रहा है 50 अर्जेंटमेंट। मैंने तमाम केस देखा है, 50 अर्जेंटमेंट। पुलिस गवाह ले गई, उन्होंने देखा डिफेंस लॉयर बीमार हो गए। अब कर दिया हमने इस एक्ट में कि 2 से ज़्यादा अर्जेंटमेंट आप नहीं ले सकते। अब उसके बाद गवाही पूरी हो गई, तमाम डिजिटल कर दिया गया। पहले पता चलता है एक सिंपल जो है, एक थाने का इंचार्ज है, SHO है, रिटायर हो गया, 20 साल बाद गवाही लग रही, कह रहे हैं आइए। अब हमने कहा रिकॉर्ड प्रूव करना है तो जो मौजूदा होगा प्रूव कर देगा। फॉरेंसिक साइंस का ज़बरदस्त प्रयोग हुआ है, क्योंकि आदमी झूठ बोल सकता, परिस्थितियाँ साइंटिफिक हमने झूठ नहीं बोलते। दूसरा हमने किया, जब केस की हेयरिंग ख़त्म हो गई, जजमेंट रिजर्व पड़ा है बरसों, अब ये है हेयरिंग ख़त्म हो गई तो आपको 45 दिन में जजमेंट देना होगा। तो काफ़ी चीज़ें उसमें कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो देश हित में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करके हम अपने न्यायपालिका में भी एक समय सीमा, एक नैतिकता तय हो। देखिए, उसमें बीएनएस में तो तय हो गया, बीएनएसएस में तय हो गया, लेकिन कई चीज़ें जो सर्विस रिलेटेड हैं वो भी होना चाहिए, उसको हम लोग विचार विमर्श करेंगे। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। सहयोगी जयराम के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।